Hello students, how are you all? I hope you all are good. Next, in the fourth unit, we will move on the next topic, and this next topic is AC circuit containing capacitor. Listen student, before this topic, we have completed AC circuit contains resistor, AC circuit contains inductor, and now the next third topic is AC circuit contains capacitor only. After that, we will discuss all the three components combined with a Siemens. ठीक है बेटा, इसके बाद हम तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो कंबाइन कर देंगे एसी मेन सोर्स के साथ, फिर देखते हैं कि क्या होगा। पर पहले अपना जो ये एक टॉपिक रहता है, फर्स्टली वी विल कंप्लीट इट, एंड दिस टॉपिक इज एसी सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर ओनली. लेट वी ड्रॉ अ सिंपल सर्किट, एंड दिस सर्किट इज दिस. Let we have a capacitor and this is connected with an AC source like this. ठीक है भाई, AC सोर्स है हमारे पास, ये है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C, और AC है हमारा AC सोर्स है. कैपेसिटर के लिए अगर हम EMF की बात करें, EMF तो हमने E ही अप्लाई किया है. So we can write an equation like that for the EMF. E is equal to E naught sine of omega t. Let's say that is your first equation. Clear beta? All the derivatives we have started from this equation, and this equation for the EMF, E is equal to E naught sine of omega t. Alternating EMF equation. So for the capacitor, we can write an equation. देखो बेटा, सिंपली हमने पढ़ा था C is equal to Q by V. अब V की जगह यहाँ पे क्या रख रहा हूं मैं? E. पोटेंशियल है, EMF है, तो V की जगह पे हमने क्या रख लिया? E. तो C is equal to क्या हो गया? Q by E. So this equation can be written as E is equal to Q by C. Or this will implies Q is equal to E into C. Or this equation can be written as Q is equal to C into E naught sine of omega t. कौन सी इक्वेशन का यूज किया? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. तो Q is equal to क्या हो गया? C into E naught sine of omega t. अब ये इक्वेशन आई अपने पास, Q is equal to C E naught sine of omega t. अगर इसमें हमें करंट इंट्रोड्यूस करना है, if you want to introduce the electric current or alternating current, then what we have to do? We will take the differentiation. dq by dt क्या होता है? dq by dt करंट होता है. So we will take the differentiation. ध्यान रखो, इससे पहले वाले दोनों जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे उनमें इंटीग्रेशन किया था, इसमें क्या कर रहे हैं अब हम? डिफरेंशिएशन. तो लेट्स से दैट इज योर सेकंड इक्वेशन. नाउ वी विल डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड इक्वेशन. वी विल टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इक्वेशन. डिफरेंशिएट करेंगे. देखो भाई, मैं एक बार सेकंड इक्वेशन ऊपर लिख लेता हूं. क्या आई थी हमारे पास? Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ये आई थी, सेकंड इक्वेशन थी ये. अब इसका हमने क्या करना है? डिफरेंशिएशन. टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड. dq by dt is equal to differentiation with respect to time of C E naught sine of omega t. और दिस इक्वेशन कैन बी, ये क्या बन गया? करंट आई किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो इंस्टेंटेनियस करंट बोल देंगे. C और E नोट आपका आ गया बाहर बेटा. डी बाई डी टी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बन गया? कोस ओमेगा टी. और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, ये आ जाएगा. या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ओमेगा C E नोट कोस ऑफ ओमेगा टी. या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं. देखो बेटा, सिंपली कुछ नहीं करना, हम अपना काम करते जा रहे हैं और इक्वेशन एज इट इज रख रहे हैं. क्या मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं? 1 बाय ओमेगा सी. बताइए, E I इज इक्वल टू E नोट तो ऊपर ही रखा, ओमेगा सी को क्या लिख लिया? 1 बाय ओमेगा सी. हम सोल्व करके रखेंगे तो वो ऊपर ही चला जाएगा इस हिसाब से भी. और कोस ऑफ ओमेगा टी. ऐसा क्यों किया? दिमाग में आ गया क्वेश्चन की सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बेटा कि
क्योंकि ई नॉट क्या है, वो आपकी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। ईएमएफ के नीचे अगर हम कुछ भी टर्म रखेंगे तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर हमने उस पूरी टर्म को क्या बनाना, करंट, अगर मैं इस पूरी टर्म को करंट बनाना चाहूं तो ये जो आई बाय ओमेगा टी है इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। किसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का। जैसे इंडक्टर का रेजिस्टेंस को हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था ना, ऐसे ही हम कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलिए अभी तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं और ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ई नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी इंटू कोस ओमेगा टी। अब कोस ओमेगा टी को जैसे हमने इंडक्टर में कन्वर्ट किया था कोस ओमेगा टी साइन में, कैसे किया था वो आइडेंटिटी याद करो, शाबाश। आई इज इक्वल टू ई नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी इंटू, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये आइडेंटिटी यूज की थी, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब जो ये 1 बाय ओमेगा सी है, ये 1 बाय ओमेगा सी को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स सी। जैसे वहां पे ओमेगा एल को एक्स एल मानना था, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 1 बाय ओमेगा सी को क्या मान लिया, एक्स सी। एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी बेटा ऐसा यूनिट ओम ही होगी, उसकी एक्सएल की भी ओम थी पर एल की हेनरी थी। यहाँ पे सी की फेराड है और पूरा ओमेगा सी की क्या बन जाती है, ओमेगा ओम। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। इक्वेशन ये लिख सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्स सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब देखो इसकी यूनिट ओम, ऊपर वोल्टेज, वोल्टेज बाय ओम क्या बनता है, एम्पियर। एम्पियर का मतलब करंट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब देखिए इस रिजल्ट से अपने पास E इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट क्या आया है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो करंट आपका पाई बाय 2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। पाई बाय 2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैपेसिटर के केस में पाई बाय 2 लीड करेगा, इंडक्टर के केस में पाई बाय 2 आपका लेग्स बिहाइंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इन द केस ऑफ कैपेसिटर ये अल्टरनेटिंग करंट लीड बाय पाई बाय 2 देन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर होगी बेटा। तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से, यानी कि ईएमएफ से। क्लियर होगी बात। हाँ, अब आप जो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ोगे, नेक्स्ट पॉइंट में इनके ऊपर इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं। अब उन न्यूमेरिकल्स में कौन से फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट, ताकि आप सीधा उनको यूज करो और दिमाग में भी रहे, हाँ जी ये हमने किए थी। एक तो ये फॉर्मूला है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या इसको आप लिख सकते हो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, न्यू 2 पाई ओमेगा 2 पाई न्यू होता है इंटू एल। एल आपका हेनरी में रहेगा। नेक्स्ट बेटा एक्ससी, एक्ससी का भी लिखा था आपने। एक्ससी का फॉर्मूला क्या था, 1 बाय ओमेगा सी, या हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 पाई न्यू सी। ये फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। कई बार आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछ लेता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का रिलेशन क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ 2 इंटू मीन वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये रिलेशन भी पूछ ली जाती है, या तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ ली जाती है या मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाती है। कई बार वोल्टेज की भी पूछ ली जाती है, तो वोल्टेज में भी आपको पता होना चाहिए रिलेशन यही होता है। तो ये रिलेशंस न्यूमेरिकलों में पूछे जाएंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस देखो भाई कैसे पूछे जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं वो करवाता हूं। अब देखो चलिए देखो, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बेटा। स्टेटमेंट में रेड पेन से ही, मार्कर से ही लिखूंगा। यहां पे कर लेते हैं हम। स्टेटमेंट देखिए मैं लिखता हूं, an inductor
of 1 Henry and negligible resistance is used on the AC mains of frequency 50 Hz. Find the reactance of the inductor. Find the reactance of inductor. देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, अप्लाई करके देखो। जो जिस बच्चे को बेटा फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, पकड़ में आ गया, वो वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप सोल्व करके देखें। ठीक है, पहले अपने आप सोल्व करके ट्राई किया करो। वेरी गुड। अब आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। वी हैव टू फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का ये रहा जी फॉर्मूला। तो XL इज इक्वल टू 2 पाई न्यू L, ये होता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आपकी 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज, ये दे रखी है जी। L इंडक्टर आपका कितना है 1 हेनरी, सीधा यूज कर दो 1 हेनरी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है आपको, मेरे ख्याल में और कुछ नहीं बचता है। 220 और तो कुछ नहीं है, कैंसिल आउट करो इसको। 22 दूनी 44, 44 पे 0 भाई, 5 का 20, 2 5 का 20 और 2 22, 2200/7, यही बच गया। ठीक है, 2200/7 को अब देखो कैंसिल आउट करो। 7 या 21, 314 आ जाएगा, क्योंकि ये 22 पे तो 3.14 होता है, 314.2 ओम। ये आंसर आ जाएगा बेटा कैंसिल आउट करने के बाद। नहीं कैंसिल आउट करते तो आप यहाँ पे ये भी रख सकते हो 15 to 200 और इंटू पाई, तो 100 पाई भी रख सकते हो। 100 पाई ओम, या तो ये आंसर रख दो या फिर ये रख दो 314.2 ओम। क्लियर होगी ये बात? तो ये आंसर आ जाता बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल फर्स्ट फॉर्मूला लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्मूले लिख लिए होंगे, तो फॉर्मूले भी मैं रफ कर रहा हूं भैया। ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना और याद भी कर लेना बेटा, याद जरूरी है करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस of 5 microfarad capacitor for a frequency of 50 Hz and 10⁶ Hz। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देख बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। Calculate the capacitive reactance of 5 microfarad capacitor for a frequency of 50 Hz and 10⁶ Hz। तो फ्रीक्वेंसी 2 दे दी तो 2 आंसर आएंगे। अब 2 आंसर आएंगे। कैपेसिटेंस आपका दे रखा है 5 माइक्रोफेराड, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 5 माइक्रो के लिए क्या लगा ले 10⁶ फैराड हो गया। फ्रीक्वेंसी मान लिया, पहली फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो पहले इसके लिए हम सोल्व कर लें। XC इज इक्वल टू 1 बाई क्या होता है ओमेगा C। 1 by omega is 2 pi nu into C, और that can be written as 1 by 2 into pi की वैल्यू 22/7 रख दो भाई। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 50 हर्ट्ज हो गई भाई। C की वैल्यू कितनी है 5 into 10⁻⁻⁶। इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 50 दूनी क्या हो गया 100, 50 दूनी 100 हो गया, तो भाई ये 100 की तो 2 जीरो हट जाएंगी यहाँ से, -4 रहेगा। ठीक है, हाँ और क्या। अब नेक्स्ट क्या रह गया, अब ये 7 by 110, 22 पंजे 110 हो गया। 110 से 1 जीरो उड़ा दो -3, 22 पंजा 110 का मतलब 11 रह गया, और इंटू ये 10⁻³ चली गई ऊपर भाई, यानी कि ये रह गया आपका 7000
बाय 11, 7000 बाय 11, इसको कैंसिल आउट करोगे, सोल्व करोगे तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं बेटा, आप कैंसिल करके सोल्व कर सकते हो। 636.6 ओम आ गया, 636.6 ओम, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप दूसरा पार्ट आप खुद कर लोगे ना, दूसरा पार्ट 10 की पावर 6 हर्ट्ज के ऊपर बेटा, तो दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स आप करके भेजोगे मेरे पास इसका सॉल्यूशन, कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, 10⁶ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अ प्योर इंडक्टर अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया पीछे सीबीएसई में। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी इंडक्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस a 110 volt to 70 hertz source. Find the reactance, current and peak value of current. देखो भाई, ये इसमें पूछी गई है, पीक वैल्यू पूछ लिया है, करंट पूछा है, किसी भी टाइम का करंट, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, रिएक्टेंस पूछा है और पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछी है। ये चीजें पूछी गई हैं आपसे। तो चलिए देखो, पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टेंस की। अब क्यों क्या दे रखा है, इंडक्टर, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो XL की, ओमेगा की वैल्यू क्या रखी, 2 पाई न्यू इंटू एल। तो ये रखो भाई 2 इंटू पाई 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी है 70 हर्ट्ज और इंटू एल, एल कितना दे रखा 1। तो इससे कैंसिल आउट करो, ये 10 पे कैंसिल हो गया, 10 20 20 इंटू 2 440 ओम। XL की तो वैल्यू आ गई, यानी कि एक पार्ट तो आपका हो गया कंप्लीट। दूसरा पार्ट है भाई अल्टरनेटिव करंट, यानी कि करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ शाबाश, IV इज इक्वल टू EV बाय XL। IV इज इक्वल टू EV बाय क्या आ जाएगा, XL। R तो आना था, R की जगह पे क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा। EV की वैल्यू कितनी है, 110। EV बेटा ये ना आपकी RMS वैल्यू ही गिवन होती है, ध्यान रखो, RMS वैल्यू गिवन होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। 110 XL की वैल्यू ये आई थी भाई 440, इसे कैंसिल 1/4 यानी कि ये 0.25 एम्पियर आ गया। करंट कितना आ गया, 0.25 एम्पियर। फिर आपसे पूछा पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू का भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, I0 बाय √2 इज इक्वल टू IV। अब IV अपने पास है, ये रहा, I0 आ जाएगा, I0 कितना आ गया, √2 इंटू IV। तो √2 की वैल्यू 1.414 इंटू IV आपका 0.5 है भाई। तो इसको देखो कैंसिल आउट करोगे, सोल्व करोगे, तो अब मैं आपका आंसर लिख देता हूं। आंसर आपका आता है भाई इसमें 0.354 एम्पियर, ये आंसर आता है 0.354 एम्पियर। सोल्व कर लेना बेटा, इनकी मल्टीप्लीकेशन तो आप कर ही सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर पूछे जाते हैं, पक्का 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। प्रदीप से भी, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, या कोई और बुक जो आप अपना फॉलो कर रहे हो तो उन बुक से बेटा इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।